हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डी फार्म फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9। क्या टॉपिक है? टॉपिक है भाई एंटी डायबिटिक्स या एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट्स। चलिए हम इनके बारे में और जानते हैं। इनको हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स भी बोला जाता है। ये वो एजेंट्स या ड्रग्स हैं जो डायबिटीज को मेंटेन करने के लिए दिए जाते हैं या कंट्रोल करने के लिए दिए जाते हैं। डायबिटीज क्या है? डायबिटीज का पूरा नाम आता है डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, डायबिटीज मेलिटस। अब देखिए, डायबिटीज मेलिटस मेनली दो प्रकार की होती है, टाइप 1, टाइप 2। ठीक है, दो प्रकार की होती है। अब इसके अंदर क्या होता है? टाइप 1 में होता है भाई इंसुलिन। इंसुलिन बॉडी में बनती ही नहीं है। ठीक है, टाइप 2 में इंसुलिन बॉडी में बनती है। ठीक है, पर कैसी बनती है? नॉन फंक्शनल इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन कैसी होती है भाई? नॉन फंक्शनल इंसुलिन बनती है। तो दोनों ही क्या हुई? काम की नहीं हुई। बात खत्म। ठीक है, अब थोड़ा और डीपली अगर हम जाएं तो हम बात करेंगे पेंक्रियास की। भाई पेंक्रियास एक ऐसा हो क्या है? ऑर्गन है। एनाटॉमिकली ये कैसा ऑर्गन है भाई? सिंगल ऑर्गन है। लेकिन हिस्टोलॉजिकली अगर हम बात करें तो ये कैसा है? एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दो तरीके का काम करता है। ये जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है वो क्या करता है भाई? वो हमारा एंजाइम्स बनाता है। ठीक है, और जो एंडोक्राइन पार्ट है वो हमारे हॉर्मोन्स बनाता है। अब हॉर्मोन्स कौन से बनाता है पेंक्रियास? हमारा मेन डायबिटीज के अंदर बात करेंगे तो हमें हार्मोन से लेना देना है। ठीक है, तो मेन जो हार्मोन्स बनाए जाते हैं पेंक्रियास के द्वारा वो है इंसुलिन, ग्लूकागॉन। ठीक है, पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड और एक सोमेटोस्टेटिन। ये हम जानकर भाई चार तरीके के हार्मोन बना दिए पेंक्रियास ने। ठीक है, ये हमारी समझ में आ चुकी है चीज। अब बात करेंगे भाई इंसुलिन मेन हमारा क्या है? टारगेट है। अब बात करते हैं कि भाई पेंक्रियास के अंदर सेल होते हैं अलग अलग तरीके के, अल्फा, बीटा, डेल्टा। ठीक है, अल्फा बनाता है ग्लूकागॉन। ठीक है, अल्फा सेल्स बनाते हैं ग्लूकागॉन। ठीक है, बीटा सेल्स बनाते हैं इंसुलिन। ठीक है, और ये बनाया जाता है, इनके द्वारा क्या बनाया जाता है? सोमेटोस्टेटिन बनाया जाता है। ठीक है, ये हम क्या गए? ये हम समझ गए। अब अल्फा, बीटा, डेल्टा ये सारे सेल्स कहां होते हैं? ये सब सेल्स एक ग्रुप के रूप में बैठते हैं जिस ग्रुप का नाम दिया गया है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, ये अल्फा, बीटा, डेल्टा जो सेल्स हैं इनका एक ग्रुप होता है। उस पूरे ग्रुप को कहा जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये भी हम समझ गए। अब देखिए, जब भी हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं तो खाने से ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, ये स्टमक है हमारा और ये हमारा ब्लड है। ठीक है, ये ब्लड फ्लो कर रहा है। अब ये ग्लूकोज है जो यहां पर ग्लूकोज, वो क्या होगा? स्टमक से एब्जॉर्ब होके कहां जाने वाली है चीज? भाई ब्लड में जाने वाली है। तो ये ब्लड फ्लो हो रहा है हमारा इधर। हमको पता है ग्लूकोज ब्लड में जाएगा, तो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम रेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये देखिए, रेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या है? ग्लूकोज। अब जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज 70 mg पर डेसीलीटर, ठीक है, इससे ज्यादा हो जाएगा तो ब्लड को याद आएगा कि भाई इंसुलिन है हमारे पास, उसके पास चलो। वो क्या करेगा? ब्लड से ग्लूकोज का जो लेवल है वो डिक्रीज करेगा। कैसे करता है इंसुलिन? इंसुलिन कहता है भाई मैं किसी का नुकसान नहीं करता, पर वो क्या करेगा? उसने कहा ब्लड से भी ग्लूकोज तो कम करना ही पड़ेगा। तो उसने अपने 3 दोस्त बनाए जिनका नाम है, पहला है एडिपोज टिश्यू। ठीक है, पहला दोस्त उसका एडिपोज टिश्यू हो गया। फिर उसका दूसरा दोस्त हो गया लिवर।
लिवर हो गया उसका। और फिर उसका तीसरा दोस्त क्या हो गया, स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल, ठीक है, उसके तीन दोस्त हो गए, स्केलेटल मसल हो गया, लिवर हो गया और एडिपोज टिश्यू हो गया। अब उसने कहा भाई लिवर और स्केलेटल मसल में ग्लूकोज को मैं ग्लाइकोजन नाम से स्टोर करूंगा, ठीक है, ग्लाइकोजन नाम से स्टोर करेंगे, ठीक है। पर एडिपोज टिश्यू में उसने कहा, क्योंकि एडिपोज टिश्यू क्या है, फैट स्टोर होती है इसके अंदर, तो फिर उसने एडिपोज ने कहा भाई थोड़ा मेरा भी ख्याल रखो। तो इंसुलिन ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारे अंदर ग्लूकोज मैं फैटी एसिड के रूप में स्टोर करूंगा। तो एडिपोज टिश्यू में फैटी एसिड के रूप में क्या होती है, फैटी एसिड के रूप में ग्लूकोज स्टोर हो गया। तो अब जब ब्लड से क्या हो गया, ग्लूकोज निकल गया, कहां जाके बैठ गया, इसमें बैठ गया, तो ब्लड से क्या हुआ, ग्लूकोज का लेवल कम हो गया और सेल्स में आ गया। तो क्या हो गया भाई, हम क्या कह देंगे, शुगर कंट्रोल हो गई। यही बात हमको करवानी थी, ठीक है ना। अब आगे देखें, अब भाई हम क्या जानते हैं, कमरे के अंदर जाने के लिए एक दरवाजा चाहिए, दरवाजा। वैसे ही एडिपोज टिश्यू, लिवर, स्केलेटल मसल में जाने के लिए भी एक दरवाजा चाहिए, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ग्लूट 4, ठीक है। ग्लूट 4 क्या नाम है, उसका नाम हो गया ग्लूट 4। अब ग्लूट 4 क्या करता है, एक दरवाजा है जो इंसुलिन के आने पर खुलता है, ठीक है। इंसुलिन आएगा तो ये क्या है, ये खुलेगा और इसके क्या हो जाएगा, ग्लूकोज अंदर स्टोर हो जाएगा। ये प्रेजेंट होता है एडिपोज टिश्यू में और स्केलेटल मसल में, ठीक है। ये इंसुलिन पे डिपेंड करता है कि इंसुलिन आएगा और वो ग्लूकोज को स्टोर कराएगा तो मैं मानूंगा, ठीक है। फिर एक और है, उसका नाम है क्या, उसका नाम है ग्लूट 2। वो क्या करता है, वो कहता है मेरे को इंसुलिन से कोई लेना देना नहीं, मैं अपना खुद काम करता हूं। ये प्रेजेंट होता है लिवर में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वो ब्लड से ग्लूकोज क्या कर सकता है, बाहर खींच सकता है बिना इंसुलिन की मदद के। लेकिन एडिपोज टिश्यू और स्केलेटल मसल के पास है ग्लूट 4, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए, वो इंसुलिन पे डिपेंड करते हैं ग्लूकोज स्टोरेज के लिए, ठीक है। अब और भी हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है, जैसे उनको बोला जाता है इंक्रिएटिन हार्मोन, इंक्रेटिन हॉर्मोन्स, ठीक है। उसके अंदर क्या आता है भाई, उसके अंदर आता है GIP, ठीक है, एंड GLP, GLP-1, ठीक है। तो GIP क्या है, GIP है भाई ग्लूकोस, GIP इसकी बात हो रही है, ग्लूकोस डिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक सॉरी पेप्टाइड, पेप्टाइड, ठीक है, ये हो गया। और GLP है ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड, ग्लूकागॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। और आगे 1 है, ठीक है, ये हम समझ गए। ये दो होते हैं, पहला हो गया ये और दूसरा हो गया ये क्या करते हैं, ये ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है ब्लड में उसको कम करते हैं, ये भी हम समझ गए। तो अब आगे क्या बात करने का है, अब आगे बात करने का है भाई हमको किसके बारे में, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज के बारे में। इसको क्लीन कर दिया। अब देखिए टाइप 1 डायबिटीज जो होती है, ठीक है, और टाइप 2 होती है, वर्ल्ड में 10% केस इसके हैं, 90% केस टाइप 2 के हैं। टाइप 1 में क्या है भाई, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, ठीक है। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स अपनी बनाई जो बीटा सेल्स हैं, सॉरी अपने जो बीटा सेल्स हैं, ठीक है, उन्हीं को खा जाते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, वो हमारे बीटा सेल्स को खा गए। इंसुलिन कैसे बनेगी, बस टाइप 1 इसको कह दिया हमने, इसमें डायरेक्ट बाहर से इंसुलिन लगानी पड़ती है, ठीक है। फिर टाइप 2 आती है, टाइप 2 में क्या होता है, इंसुलिन बन रही है, नॉन फंक्शनल बन रही है, रिसेप्टर पर किसी कारण से बाइंड नहीं कर पा रही, ये कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गई टाइप 2। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम हाइपरग्लाइसीमिक सॉरी एंटी हाइपरग्लाइसीमिक एजेंट्स पेशेंट्स को दे सकते हैं, टाइप 1 में देने का मतलब नहीं है, ठीक है। तो क्या समझ गए, टाइप 1 समझ गए, टाइप 2 हम समझ गए, इंसुलिन का रोल हम समझ गए।
अब आता है एक ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या करता है, जैसे कि इंसुलिन है वो सेल्स के अंदर ग्लूकोज को स्टोर करा देता है जब ब्लड में ग्लूकोज के लेवल बढ़ जाते हैं। ग्लूकागॉन क्या करेगा, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल घटेगा तो वो सेल से निकालेगा ग्लूकोज को और ब्लड में डालेगा। ऐसा कब किया जाता है, फास्टिंग कंडीशन में किया जाता है, जब व्रत करते हैं तब ऐसा करती है बॉडी, ठीक है, या ज्यादा समय तक भूखे रहते हैं तब, ठीक है। तो ये हम समझ गए डायबिटीज के बेसिक्स के बारे में। अब आगे हम क्या जानेंगे, अब आगे हम जानेंगे हमारे एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो शुरुआती हम डायबिटीज की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। डायबिटीज मेलिटस is a chronic metabolic disorder characterized by persistent hyperglycemia due to deficiency of insulin secretion, impaired insulin action or both। देखिए सिंपल सीधी बात है, हम सब अब तक जान चुके हैं कि डायबिटीज क्या है। वही इसने बताया है कि डायबिटीज एक क्रॉनिक यानी लंबे समय तक चलने वाली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्योंकि हम क्या बोल सकते हैं, डायबिटीज के अंदर ग्लूकोज को बॉडी पचा नहीं पा रही, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला है, क्रॉनिक, लंबे समय तक चलता है, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोला है क्योंकि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म में दिक्कत आ रही है, ठीक है। कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया, कैरेक्टराइज्ड बाय, इसके अंदर क्या है, मेन चीज क्या होती है इसके अंदर, परसिस्टेंट, ज्यादातर हाइपरग्लाइसीमिया रहता है पेशेंट को। हाइपरग्लाइसीमिया यानी हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। ड्यू टू, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई या तो इंसुलिन बन नहीं रहा, ठीक है, या इंसुलिन का जो एक्शन है वो नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा, नॉन फंक्शनल इंसुलिन बन रही है या इंसुलिन के कोई दिक्कत आ रही है रिसेप्टर बाइंडिंग में, ठीक है। तो पहला वाला जो है कि इंसुलिन सेक्रीट ही नहीं हो रही, कि भाई बन ही नहीं रही, तो वो तो हो गई टाइप 1। दूसरा क्या है भाई, टाइप 2 में क्या है कि भाई इंसुलिन बन रही है, नॉन फंक्शनल है, ठीक है, तो रिसेप्टर पर बाइंड नहीं कर पा रही, ये कारण हो सकता है, ठीक है। तो टाइप 2 में तो हम दे सकते हैं भाई हमारे एंटी डायबिटिक एजेंट, या जिनको हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट बोलेंगे, ठीक है। आगे देखें क्या लिखा है, इट लीड्स डिस्टर्बेंसेस इन कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अब साथ ही साथ देखें तो क्या होता है, इधर पूरे में डिस्टर्बेंस आती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट में और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म सब में क्या आती है, दिक्कत आती है, ठीक है। जानते हैं हम पैथोजेनेसिस कैसे होता है, बीटा सेल्स इंसुलिन बनाते हैं। इंसुलिन का क्या काम है भाई, एडिपोज टिश्यू के अंदर ग्लूकोज को स्टोर करना फैटी एसिड के रूप में, ठीक है, लिवर के अंदर स्टोर करना ग्लूकोज को, और साथ ही साथ किस में स्टोर करना भाई, उसको स्केलेटल मसल्स में स्टोर करना ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है, ये हम सब मान गए। आगे देखें भाई, हम जानते हैं कि भाई बॉडी में जनरली नॉर्मल लेवल में जब 70 mg पर डेसीलीटर से ऊपर अगर ग्लूकोज का लेवल चला जाता है ब्लड में, तो ब्लड इंसुलिन क्या करता है, ब्लड को इंसुलिन चाहिए होती है लेवल कंट्रोल करने के लिए, ये भी हम जान गए। आगे देखें, डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज की बात करें, कैसे हो सकती है, जेनेटिक हो सकती है, इंसुलिन की सेक्रीशन कम हो गई बॉडी में, बीटा सेल्स ही डैमेज हो गए। टाइप 1 में ऐसा होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसमें क्या करते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हमारे खुद के बीटा सेल्स पर अटैक कर देते हैं और इंसुलिन बनना बंद हो जाती है। या क्या हो सकता है, डिक्रीज्ड अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय टिश्यूज, या हो सकता है कि जो सेल्स हैं जैसे कि जो लीवर, एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल मसल्स, ये क्या करें, ये ग्लूकोज को क्या करें, ले ही ना अपने अंदर, ठीक है, ये भी हो सकता है। इंक्रीज्ड हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन, अब लिवर में ग्लूकोज का प्रोडक्शन भी होता है, कैसे होता है भाई, खाने से होता है, ठीक है, किससे, जो हम डाइट लेते हैं उससे। क्या है भाई, या तो हमारा जो लिवर है वो ज्यादा ग्लूकोज बना रहा है, परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया है, ठीक है, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस अफेक्टिंग, लंबे समय तक ये डिसीज चलती है, इसके कारण क्या होता है, आईज पे इफेक्ट आता है, किडनी, नर्व्स, हार्ट, ब्लड वेसल सब पे इफेक्ट आता है, ठीक है। अब देखिए डुअल नेचर बोल रखा है पेंक्रियास का, पेंक्रियास दो तरीके से काम करता है। हिस्टोलॉजिकली बात करें तो एक्सोक्राइन पेंक्रियास क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है, और एंडोक्राइन पेंक्रियास रिलीज करता है हार्मोन्स जैसे कि इंसुलिन, सोमैटोस्टैटिन, ग्लूकागॉन, पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, ये देखिए सामने लिखा हुआ है। और एंजाइम्स कौन से रिलीज करता है, अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिनोजेन, ठीक है, काइमोट्रिप्सिनोजेन, बाइकार्बोनेट, ठीक है, हम सब जान गए। हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय इंसुलिन, देखिए सॉरी, पेंक्रियास कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करा भाई, इंसुलिन, बीटा सेल्स होते हैं पेंक्रियास में वो बना रहे हैं,
काम क्या कर रहा है, ग्लूकोज को डिक्रीज कर रहा है। ग्लूकागॉन क्या करता है, अल्फा सेल्स बनाते हैं पेंक्रियास में इसको, ठीक है। ये करता है भाई लेवल इंक्रीज ग्लूकोज का बॉडी में। वो कैसे, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। और हम जानते हैं भाई टिश्यूज के अंदर जैसे कि लिवर और स्केलेटल मसल्स के अंदर ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। तो ये हमारा ग्लूकागॉन वहां से क्या करता है, ग्लाइकोजन को उठाकर वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करने लग जाता है। सोमेटोस्टेटिन कौन बनाता है, डेल्टा सेल्स बनाते हैं। इंसुलिन ग्लूकागॉन एंड जीआई सेक्रीशन को ये इनहिबिट करता है, ठीक है। ये रेगुलेटरी हार्मोन है, मतलब कंट्रोल करता है ये चीजों को। पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड क्या है भाई, रेगुलेट करता है पैंक्रियास की सेक्रीशंस को, एपेटाइट यानी भूख को, और जीआई फंक्शन को। मिनिमल इफेक्ट है इसका, डायरेक्ट इफेक्ट मिनिमल है, ठीक है। ये सारे सेल्स आ गए, अल्फा बीटा गामा, सॉरी अल्फा बीटा डेल्टा सेल्स होते हैं। किसमें होते हैं, ग्रुप होता है एक सेल्स का पूरा जिसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। हमने सामने नाम लिखा हुआ है कि भाई कौन सा सेल क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। आगे देखें तो आ चुका है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डायबिटिक्स। देखिए क्लासिफिकेशन में बात करें तो अगर टाइप 1 इंसुलिन है तो उसमें तो क्या दिक्कत है भाई कि इंसुलिन बनती नहीं है, बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ेगी, ये हम समझ गए। लेकिन टाइप 2 को कंट्रोल करने की जब बात आती है तो अंदर हम दवाइयां दे सकते हैं भाई पेशेंट को। तो आइए देखते हैं कौन सी दवाइयां दी जाती हैं। जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, जो डॉक्टर सबसे पहले देखेगा दवाई कि हम कौन सी दें, वो आती हैं बायगुआनाइड्स। और हम सब जानते हैं भाई मेटफॉर्मिन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। डॉक्टर क्या करते हैं, मेटफॉर्मिन देते हैं पेशेंट को, ठीक है ना, जिनको डायबिटीज टाइप 2 है। फिर एक और कैटेगरी आती है सल्फोनाइलयूरियाज, जो क्या करते हैं, काम कैसे करते हैं भाई, स्टिम्युलेट करते हैं इंसुलिन के रिलीज को पेंक्रियास से, ठीक है। एग्जांपल देखिए ग्लाइब्लेनक्लामाइड, ग्लिप्रिजाइड, ग्लाइक्लाजाइड और ग्लिम्पेराइड। ये सारे क्या करेंगे, पेंक्रियास को कहेंगे भाई जाकर कि भाई चलो बीटा सेल्स तुम बनाओ अब इंसुलिन, ठीक है ना। तो ये ऐसे काम करते हैं। देखिए मैकेनिज्म क्या लिखा है, बाइंड्स टू सल्फोनाइल यूरिया रिसेप्टर ऑन बीटा सेल्स। बीटा सेल्स के ऊपर सल्फोनाइल यूरिया रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। वो उस पर सल्फोनाइल यूरिया रिसेप्टर्स पर जाकर ये हमारे एजेंट्स बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। नाम देख सकते हैं आप। उससे क्या होता है, पोटेशियम चैनल्स बंद हो जाते हैं, मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है, ठीक है। और इंसुलिन क्या होती है, इंसुलिन रिलीज हो जाती है। ये सारी चीजें याद रखने की हैं भाई। सल्फोनाइल यूरियास कैसे काम करेंगे भाई, सल्फोनाइल यूरिया सल्फोनाइल रिसेप्टर्स पर बाइंड करेंगे जो कि बीटा सेल्स पर है, पोटेशियम चैनल्स को बंद करा देंगे, मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी और इंसुलिन रिलीज हो जाएगा। अगली कैटेगरी कौन सी आ रही है, अगली कैटेगरी देखें तो आ रही है मेग्लिटिनाइड, ठीक है। स्टिम्युलेट रैपिड इंसुलिन सेक्रीशन। ये क्या करते हैं, इंसुलिन का सेक्रीशन कराते हैं रैपिड यानी बहुत जल्दी, ठीक है। स्पेशली पोस्ट पेरेंडियल। इसका मतलब क्या है भाई, खाना खाने के बाद। पोस्ट पेरेंडियल का मतलब होता है खाना खाने के बाद। एग्जाम्पल देखें इसके मेग्लिटिनाइड में तो आता है पहला रेपाग्लिनाइड और नेटिग्लिनाइड, ठीक है। ये कैसे करते हैं, ये क्या करते हैं भाई, बीटा सेल पर बाइंड होते हैं, पोटेशियम चैनल्स को खोलते हैं, ठीक है। पोटेशियम चैनल्स को क्लोज करते हैं और इंसुलिन को रिलीज करवाते हैं। पोटेशियम चैनल क्लोज करेंगे, ठीक है। आगे आता है थायाजोलिडीन डायोन्स, ठीक है। इंप्रूव्स इंसुलिन सेंसिटिविटी, बॉडी के अंदर इंसुलिन के प्रति सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। आगे एग्जाम्पल देखिए पायोग्लिटाजोन और रोसिग्लिटाजोन। अब देखिए मैकेनिज्म क्या है भाई, पीपीएआर गामा रिसेप्टर्स को ये क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। ज्यादा डीप में ना जाएं, ऊपर ऊपर से देखें तो पीपीएआर गामा वाले रिसेप्टर्स को ये एक्टिवेट कर देंगे, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी मसल में और एडिपोज टिश्यू में, ठीक है। और हेपेटिक ग्लूकोज, जो हमारा लिवर ग्लूकोज बना रहा था हमारे खाने से, वो क्या कर देगा, ये कम कर देगा। बस ये याद रखने की चीज है भाई। थायाजोलिडीन डायोन्स क्या करते हैं, पीपीएआर गामा रिसेप्टर को क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, इंक्रीज करते हैं इंसुलिन की सेंसिटिविटी मसल और एडिपोज टिश्यू में, और डिक्रीज कर देते हैं हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन, ठीक है ना। इंसुलिन सेंसिटिविटी कैसे बढ़ा रहे हैं भाई, हमने क्या बात करी थी कि भाई एडिपोज टिश्यू और मसल के अंदर GLUT4 करके हमारा एक डोर टाइप है, दरवाजा है, जो कब खुलता है, इंसुलिन के आने पर खुलता है। तो वही ये कर रहे हैं भाई, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ा रहे हैं। तो क्या होगा, एडिपोज टिश्यू और मसल में जाकर हमारा ग्लूकोज बैठ जाएगा।
आगे देखें, आता है अल्फा ग्लूकोसिडेस इनहिबिटर्स। क्या करता है भाई, डिले करता है कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को। कहां पर, इंटेस्टाइन में। एग्जाम्पल देखें, ए कार्बोस मिगलिटोल, ठीक है। और आगे मैकेनिज्म देखें इसका, इनहिबिट करता है, इनहिबिट्स अल्फा ग्लूकोसिडेस एंजाइम, कहां पर, इंटेस्टाइन में, ठीक है। डिलेस ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब जो हमारा अल्फा ग्लूकोसिडेस एंजाइम है, ये इंटेस्टाइन में ब्रेकडाउन करता है कार्बोहाइड्रेट्स का। अब क्या करेंगे, ये जो अल्फा ग्लूकोसिडेस इनहिबिटर हैं, वो हमारे इस एंजाइम को सप्रेस करेंगे, रोकेंगे। क्या करने से, कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन से, उसको क्या करेंगे, ब्रेकडाउन करने से रोकेंगे। जिससे क्या होगा, रिड्यूस होगा पोस्ट पेरेंडियल ग्लूकोज राइज। खाने के बाद जो ग्लूकोज राइज होता है ब्लड में, वो नहीं होगा। DPP4, DPP4 क्या है भाई, ये कैसे काम करते हैं, GLP-1 एनहेंसर। GLP-1 हमने क्या बात करी थी भाई, ग्लूकागोन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1। ये क्या करता है, ये बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। अब मैं ऐसे एजेंट्स ले आऊं जो कि क्या है, DPP4 इनहिबिटर है, यानी डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेस 4, इसकी फुल फॉर्म होती है DPP की, डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेस 4। इसको क्या करते हैं भाई, इनहिबिट कर देते हैं। और ये एंजाइम क्या है भाई, ये एंजाइम उल्टा काम करता है, GLP-1 को रोकने का काम करता है। पर हमको क्या चाहिए, हमको तो GLP-1 से काम करवाना है। इसीलिए हम क्या करेंगे, ये DPP4 है ना, जो हमारा डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेस 4 एंजाइम को ब्लॉक कराएंगे, इनहिबिट कराएंगे, जो इंक्रीज कर देगा GLP-1 के लेवल को बॉडी के अंदर, ठीक है। इंक्रीज कर देगा इंसुलिन, ठीक है, और डिक्रीज कर देगा ग्लूकागॉन। बस ग्लूकागॉन डिक्रीज हो जाएगा और इंसुलिन इंक्रीज हो जाएगा। ग्लूकागॉन क्या कर रहा है, उल्टा काम करता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना रहा है उल्टा। वो हमको नहीं चाहिए, हमको तो इंसुलिन चाहिए जो ग्लूकोज को क्या करे, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करे। बस आगे बात करें, ठीक है, ये हमने बात कर ली। हाँ सॉरी, मेटफॉर्मिन का हमारा वो रह चुका है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो हम देख लेते हैं एक बार। देखिए, बायगोनाइट्स में आता है मेटफॉर्मिन, क्या करता है, ग्लूकोज के प्रोडक्शन कम करता है। कहां पर, हमारे लिवर के अंदर। हिपैटिक का मतलब ही लिवर होता है। इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाता है और ग्लूकोज का अपटेक बढ़ाता है। बस सिंपल सी बात थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, ये बात हो गई। अब देखिए, इंसुलिन और उसकी प्रिपरेशंस आ चुकी हैं हमारे सामने। हाँ, इंसुलिन और उसकी प्रिपरेशन आ चुकी है। देखिए, सबसे पहले आता है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। ये है पेरेंडियल इंसुलिन, मतलब खाना खाते ही, इसको खाना खाने से, देखिए क्या करेंगे, इंसुलिन लेंगे और हाथों हाथ क्या करेंगे, खाना खाने लग जाएंगे। तो ये क्या करता है भाई, इंसुलिन स्पाइक होने से रोक देता है, सॉरी ग्लूकोज स्पाइक होने से रोक देता है, ठीक है। रैपिड एक्टिंग में कौन से आते हैं, नोवो रैपिड, यूमालॉग, एपिड्रा, ये तो ब्रांड नेम्स हो गए। इसके अंदर प्रिपरेशन कौन सी है, इंसुलिन एस्पार्ट, इंसुलिन लिस्प्रो और इंसुलिन ग्लूलिसिन। एस्पार्ट, लिस्प्रो, ग्लूलिसिन क्या है भाई, रैपिड एक्टिंग, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग में आता है रेगुलर इंसुलिन, ठीक है। ऑनसेट देखिए 30 से 60 मिनट में ऑनसेट होता है और 5 से 8 घंटे तक एक्शन चलता है। इंटरमीडिएट एक्टिंग यानी एनपीएच इंसुलिन बोल रहा है, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन को 1 से 2 घंटे में ऑनसेट होता है, 12 से 18 घंटे तक ड्यूरेशन रहती है काम करने की, ठीक है। हाँ, एनपीएच की फुल फॉर्म देखी जाए तो क्या है, एनपीएच की फुल फॉर्म है, देखिए यहां देख लेते हैं, न्यूट्रल, ठीक है, प्रोटामीन हेगेड्रॉन, ठीक है। न्यूट्रल प्रोटामीन हेगेड्रॉन, एनपीएच इंसुलिन की फुल फॉर्म है, ठीक है। 12 से 8 घंटे तक इसका ड्यूरेशन रहती है काम करने की। लॉन्ग एक्टिंग यानी नाम से पता चल रहा है लंबा टाइम तक काम करेगी। कौन सी आती है, इंसुलिन ग्लार्जिन आती है, डेमेटिर आती है, डेग्लूडेक आती है, ठीक। ऑनसेट कितना है अभी, 1 से 2 घंटे में ऑनसेट हो जाता है, इससे 42 घंटे में क्या होता है, इसका ड्यूरेशन रहती है। प्री मिक्स्ड इंसुलिन मतलब पहले से ही तैयार इंसुलिन आती है, ठीक है। मिक्सचर किसका होता है, शॉर्ट और इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन का। 10 से 30 मिनट इसका ऑनसेट है, अप टू 24 आवर्स तक ये ड्यूरेशन है काम करने की।
तो एनपीएच इंसुलिन की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, नाम है इसका न्यूट्रल प्रोटामीन हेगेड्रॉन इंसुलिन। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है भाई रैपिड एक्टिंग इंसुलिन बताइए, तो आपको क्या नाम देना है, इंसुलिन एस्पार्ट लिस्प्रोग्लूलिसिन। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग बताइए तो रेगुलर इंसुलिन है, इंटरमीडिएट में तो एनपीएच इंसुलिन है ही, लॉन्ग एक्टिंग में पूछ ले एग्जांपल तो क्या होगा भाई, ग्लार्जिन, इंसुलिन ग्लार्जिन, इंसुलिन डेटेमिर, ये हम लिख सकते हैं ड्रग्स। ठीक है, कैसे भाई, देखिए मेटफॉर्मिन क्या है, क्लास है इसकी बायगुआनाइड। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है भाई, ग्लूकोज के प्रोडक्शन को कम करता है लिवर के अंदर। ठीक है, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिवर के द्वारा ग्लूकोज बनाए जाने को बोला जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, इंक्रीज करता है इंसुलिन सेंसिटिविटी को ये मसल्स और फैट में, फैट टिश्यू में। ठीक है, और ग्लूकोज के अपटेक को क्या करता है, बढ़ाता है सेल्स के द्वारा। ठीक है, ताकि वो ब्लड से सेल्स में चली जाए। इट डज नॉट स्टिम्युलेट इंसुलिन सेक्रीशन, इंसुलिन के सेक्रीशन को नहीं बढ़ाता ये। और क्या कर सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया इज सो अनकॉमन। ठीक है, अब ये हाइपोग्लाइसीमिया इज अनकॉमन का मतलब है कि ये बहुत ज्यादा गिरावट नहीं लेकर आता ब्लड के अंदर, किसकी, ग्लूकोज के लेवल की। ठीक है, ग्लाइब्लेनकामाइड क्या है, सेकेंड जनरेशन हमारा क्या है, ये सेकेंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरिया है, बाइंड करता है सल्फोनाइल यूरिया रिसेप्टर, सल्फोनाइल यूरिया 1 रिसेप्टर्स पे पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स के ऊपर। एटीपी सेंसिटिव, एटीपी से चलने वाले पोटेशियम चैनल्स को क्लोज कर देता है, मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है, कैल्शियम चैनल्स खुल जाते हैं और इंसुलिन रिलीज हो जाती है बीटा सेल से और ग्लूकोज लेवल कंट्रोल हो जाता है। तो सिंपल हम समझ गए भाई, सल्फोनाइल यूरिया 1 रिसेप्टर पर बाइंड करेगा, एटीपी पोटेशियम चैनल्स को बंद करेगा, बीटा सेल्स इंसुलिन रिलीज कर देंगे और कंट्रोल हो जाएगा ग्लूकोज का। ग्लिम्पेराइड क्या है, थर्ड जनरेशन सल्फोनाइल यूरिया है, इंसुलिन सेक्रीशन क्या करता है भाई, सेक्रीशन करवाता है, कैसे, एटीपी सेंसिटिव केएच प्लस चैनल्स को बंद करके पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स में। ठीक है, पायोग्लिटाजोन क्या है भाई, थायाजोलिडीन डायोन, इसका क्लासिफिकेशन देखें, क्लास कौन सी आती है, थायाजोलिडीन डायोन्स। क्या करता है, पीपीएआर गामा, जिसका नाम है पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटर रिसेप्टर गामा, केवल नाम याद करें, पीपीएआर गामा रिसेप्टर एडिपोस टिश्यू और मसल और लिवर में होता है, उसको एक्टिवेट कर देता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, एनहांस हो जाता है ग्लूकोज का अपटेक। रेपाग्लिनाइड देखें, मेगलिटिनाइड कैटेगरी के अंदर आता है, स्टिम्युलेट क्या करता है, इंसुलिन सेक्रीशन को। ठीक है, इंसुलिन सेक्रीशन को क्या करता है भाई, स्टिम्युलेट कर देता है, साथ ही साथ एटीपी सेंसिटिव के चैनल्स को भी ब्लॉक कर देता है, और जैसे ये ब्लॉक होंगे मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी और इंसुलिन रिलीज हो जाएगी बीटा सेल्स के द्वारा। अगला कौन सा आ गया भाई, अगला आ गया ग्लिफोजोसिन्स, जैसे एम्पाग्लिफोजोइन, डेपाग्लिफ्लोजिन। ठीक है, क्या करते हैं भाई, इनहिबिट एसजीएलटी2 सॉरी, ठीक है, एसजीएलटी2 यानी सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। ठीक है, उसको इनहिबिट करते हैं, कहां पर, प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल में। हमने क्या बात करी डायूरेटिक्स में कि भाई प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स रीएब्जॉर्प्शन करता है जो शरीर की चीजें, जो शरीर को जरूरतमंद चीजें लगती हैं, तो ग्लूकोज भी उनमें से एक था। तो क्या करा दिया हमने, ये सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 है ना जो, उसको हमने क्या कर दिया, रोक दिया कि भाई ग्लूकोज नहीं उठाना, कहां से, पीसीटी से। ठीक है, इससे क्या हो गया, ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन कम हो गया। ठीक है, ग्लिप्टिन आते हैं आगे, सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन। ठीक है, डीपीपी4 इनहिबिटर है, इनहिबिट क्या करते हैं, डीपीपी4 एंजाइम को, डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 एंजाइम को, जो कि क्या करता है, जीएलपी1 उसको क्या करता है, ये ब्रेक डाउन से रोकता है। देखिए इनक्रेटिन हॉर्मोन्स बोला था हमने, बात की थी जीएलपी1 और जीआईपी के बारे में। जीएलपी1 का क्या था भाई, ग्लूकागॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1, बात खत्म। जीआईपी क्या था, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड। ठीक है, तो ये दोनों क्या करते थे, ये बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करते थे, और डीपीपी4 एंजाइम इनके ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, अब मैं डीपीपी4 एंजाइम को रोक दूं तो इन दोनों का ब्रेक डाउन नहीं होगा, और इन दोनों का ब्रेक डाउन नहीं होगा तो हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहेगा, बस। ठीक है, ये हमने बात कर ली। देखिए ये सारे आईयूपीएससी नाम दे रखे हैं आपको ड्रग्स के,
और साथ ही उनकी मार्केट प्रिपरेशंस भी दे रखी हैं। अब देखिए दो मेन स्ट्रक्चर्स जो हमारे इंपॉर्टेंट थे वो इसके अंदर क्या हो गए भाई, आ चुके हैं। देखिए मेटफॉर्मिन, ठीक है, हम सब जानते हैं, बहुत इजी स्ट्रक्चर्स हैं इसके। मेटफॉर्मिन का स्ट्रक्चर काफी आसान है, बल्कि ग्लाइबलेनक्लामाइड का स्ट्रक्चर मुश्किल है काफी, इसको याद करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम मेटफॉर्मिन का स्ट्रक्चर देख लें, ठीक है। जनरली ये पूछा जाता है शॉर्ट आंसर्स के अंदर। तो हम क्या जान गए भाई, देखिए हमको दो ऐसे देखिए ऐसे दो कार्बन लिख लेंगे हम, सी और सी, दो कार्बन हमने लिख लिए, ठीक है। अब क्या किया, बीच में एन लिख दिया, इधर भी साइड में भी एन लिख दिया और इधर भी एन लिख दिया, ठीक है। नाइट्रोजन से बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई मेटफॉर्मिन के अंदर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, डबल बॉन्ड कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे सी सी के ऊपर, फिर ऊपर नाइट्रोजन जोड़ देंगे, भाई बहुत अच्छी दोस्ती है, ठीक है। ये हो गया। अब देखेंगे भाई वैलेंसी पूरी करने का काम करिए, ठीक है। वैलेंसी पूरी करनी है, इस नाइट्रोजन के साथ H लगा दिया, इसके साथ H लगा दिया, इसके साथ भी H लगा दिया, इसके साथ भी H, क्योंकि नाइट्रोजन के क्या है, नाइट्रोजन अपने साथ 3 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। तो वैसे ही देखिए नाइट्रोजन एक कार्बन और एक हाइड्रोजन का 3 बॉन्ड बना चुका है, ठीक है। अब बचा ये नाइट्रोजन, इसने कहा यार मेरे को तो हाइड्रोजन मत दो, मेरे को ज्यादा, ये थोड़ा ज्यादा भूख लगी थी इसको, तो इसने क्या किया, इसने 2 CH3 मॉलिक्यूल्स ले लिए। तो इसको ऐसे लिख देंगे हम CH3 2। ये बन चुका है हमारा मेटफॉर्मिन का स्ट्रक्चर। ये लिखें या वो लिखें एक ही बात है बस, ठीक है। ये हम क्या गए, ये हम समझ गए भाई। चलिए आगे बढ़ा जाए, अब आगे बढ़ा जाए और ध्यान दिया जाए ग्लाइबलेनक्लामाइड के स्ट्रक्चर पर, ठीक है। अब मैं बात करें हम इसके अंदर क्या पहचान सकते हैं भाई, देखिए बेंजीन है, उस पे OCH3 जुड़ा है, पहचान गए, और एक क्लोरीन जुड़ा है, बना लेते हैं फटाफट। देखिए बेंजीन बना ली, ठीक है, ऊपर Cl जोड़ दिया, नीचे OCH3 जोड़ दिया, ठीक है, ये जुड़ गया, ठीक है ना। अब क्या है भाई, यहां पर देखें, ठीक है, यहां पर देखें तो क्या है, और जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ, तो CO लिख देंगे, ठीक है। ये क्या है, NH लिख दिया, ठीक है। इधर क्या दे रखा है, CH2 दो दे रखा है हमको, ठीक है। ग्लाइबेनक्लामाइड नाम है इसका, ग्लाइब्यूराइड भी बोला जाता है। दो क्या करेंगे, CH2 लिख देंगे, जोड़ देंगे हम इसके साथ। अब ये अलग अलग लिखे हैं, ठीक है, तो हम लिख देते हैं इसको CH2 ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब हमने क्या देखा, अरे भाई वापस क्या आ गई, वापस बेंजीन आ चुकी है। वापस हमने क्या करी, बेंजीन लगा दी, ठीक है। उसके साथ हमने क्या किया, SO2 जोड़ दिया, ये SO2 है, साथ ही NH भी लिख दिया, ठीक है। फिर देखें तो ये स्ट्रक्चर आ रहा है, यानी यहां पे भी कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है, और CO तो जुड़ा हुआ ही है, तो क्या हो जाएगा, CH2C डबल, ठीक है। यहां तक हम आ चुके हैं, ठीक है, यहां तक हम आ चुके हैं। उसके बाद हम देखें क्या जुड़ा है, उससे NH जुड़ा है, और लास्ट वाले को हम क्या जानते हैं, साइक्लोबेंजीन है, सॉरी साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन नहीं साइक्लोहेक्सेन है। बीच में आप गोला नहीं लगाना, ये इसका स्ट्रक्चर है, रटना तो पड़ेगा, देखिए मुश्किल भी है थोड़ा, याद तो इसको हमको करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बना चुके हैं हम, तो ये हमने डिस्कस कर लिया हाइपरग्लाइसीमिक, एंटी हाइपरग्लाइसीमिक एजेंट्स, या बोल लें हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स, या एंटी डायबिटिक्स बोल लें इसको, ये हमने आज डिस्कस कर लिया। इसी के साथ डी फार्म का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।